वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल एक्टिव फैक्ट्स। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके यूपीएसआई भर्ती, जो कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शीघ्र आने वाला है। आप बस 15 दिन बचे हुए हैं आपका एग्ज़ाम आने में। तो हमने क्या किया, हमने इससे पहले आपको विभिन्न टॉपिक्स पे प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और आपका बीएनएस सब करवा दिया है। तो हम रिवीजन सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें हम रिवीजन कराएंगे आपको इस सारे सब्जेक्ट्स के। अब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं अपने क्रिमिनल लॉ से, जो कि आपका मूल विधि का बहुत एसेंशियल पार्ट है, जिसमें बीएनएसएस और बीएसए हम तीनों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट जो चेंजेस हुए हैं, जो बहुत ही मतलब एट द फेस ऑफ इट लग रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस हमने एक जगह इकट्ठा कर लिए हैं और उनको हम आपको कराना शुरू कर रहे हैं। एक तो इससे आपका रिवीजन होगा और आपकी तैयारी पुख्ता हो जाएगी कि आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या आप ये कर पा रहे हो कि नहीं। हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको क्वेश्चन के बाद ही, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि सही उत्तर क्या है और कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। तो आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि आपको ऐसा कंटेंट हमेशा फ्री में मिलता रहे। हमने इसके अलावा मॉक टेस्ट भी करा रखे हैं अपने चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। बीएनएस का रिवीजन करा दिया है, बीएनएसएस में टॉप 100 क्वेश्चन करा रखे हैं, मूल विधि, जीके, पॉलिटी, यूपीएसआई का पूरा सिलेबस आपको हमारा मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट से लेकर टॉप 100 क्वेश्चन एकदम फ्री हैं आपके लिए, तो आप जाके देख सकते हो। तो हम पहले भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, जो कि पहले आपका आईपीसी था, उसके हमने लगभग 35 क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एट द आस्पेक्ट कि इसमें जो न्यू चेंजेस आए हैं वो क्वेश्चंस हैं, जो पहले क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो इस बार आ सकते हैं वो क्वेश्चन भी हमने इसमें अटैच कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके क्वेश्चन में कितने सही होते हैं और आपको ये आते हैं कि नहीं। इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और एक बार की तैयारी भी हो जाएगी कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आप कितने नंबर स्कोर कर पा रहे हो इन 35 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, बीएनएस के तहत सामुदायिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस को किस धारा में दंड में एक प्रकार से रूप के में मान्यता दी गई है। आपको पता है कि कम्युनिटी सर्विस इस बार जोड़ दिया गया है आपके बीएनएस में, जो कि पहले आपके आईपीसी में नहीं था, ये पनिशमेंट नहीं थी, लेकिन इसका एडिशन करा गया है। तो इसमें पूछा है कि किस सेक्शन के अंदर इसे पनिशमेंट के तौर में जोड़ा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 4, धारा 10, धारा 15 या धारा 20। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको पहला पनिशमेंट का सेक्शन था आईपीसी में वो था सेक्शन 53, लेकिन अब क्या है, अब सेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है और पहले ये पनिशमेंट भी नहीं थी। तो इसका जो एडिशन करा गया है, ये एडिशन आपका करा गया है धारा 4 में। धारा 4 अगर आप देखोगे अपनी बीएनएस में खोल के, तो वो पुराना आईपीसी का 53 है, लेकिन इसमें एक पनिशमेंट जोड़ दी गई है, कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा। ये उन ऑफेंसेस के लिए जोड़ी गई है जहाँ पे ऑफेंस इतना बड़ा नहीं है और जो क्रिमिनल है आपका वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। और इसे जोड़ने का उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार ऐसा क्राइम कर रहा है जो एक छोटा क्राइम है, उसको उस जेल की परिस्थिति में ना भेज के हम उसे एक कम्युनिटी सर्विस के माध्यम से सुधार सकें, ताकि उसमें थोड़ा चेंज आए और वो उस जेल की भयभीत जगहों पे ना जाके, ताकि वो और क्रिमिनल ना बन पाए। तो ये कानून की मंशा है, इसलिए इसे जोड़ा गया है। अगर आप देखोगे थेफ्ट में इसको जोड़ा गया है, आप देखोगे तो विभिन्न जो छोटे ऑफेंस हैं वहाँ पे इनको जोड़ा गया है कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट को। तो धारा 4 आपको इसको लागू करती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले जब टॉप 100 क्वेश्चन कराए थे और बीएनएस पढ़ाई थी, तब भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क करके रखना है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम को बीएनएस में पहली बार किस धारा के तहत अपराध घोषित किया गया है। आपको पता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम एकदम न्यू कानून है, न्यू ऑफेंस जोड़ा गया है हमारे बीएनएस में। तो इसको किस धारा के अंदर जोड़ा गया है ये पूछा गया है। धारा 109, धारा 111, धारा 115, धारा 120। ये क्वेश्चन वो सब कर लेंगे जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब्ड हैं और जिन्होंने हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर रखा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ये पहले आपको 6 महीने पहले से कराना शुरू कर दिए थे और ये देखना क्वेश्चन वही रिपीट होंगे आपके एग्जाम्स में भी। तो आपको पता है कि धारा 111 जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन करती है, यानी संगठित अपराध। मैंने आपको 3 न्यू लॉ बताए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सेक्शन 111, 112 और 113। सेक्शन 111 बीएनएस का, यानी कि जो आपके भारतीय न्याय संहिता का 111 है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन करता है। सेक्शन 113 आपका टेररिस्ट एक्ट यानी कि आतंकवाद अपराध को डिफाइन करता है। पहली बार किसी कानून ने टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करा है। इससे पहले आपका जो कानून था वो यूएपीए में था,
लेकिन अब पहली बार आपकी जो BNS है उसने डिफ़ाइन करा है टेररिस्ट एक्ट को। सेक्शन 112 जो है आपका वो है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये जो सेक्शंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यही आने वाले हैं इस बार एग्ज़ाम्स में। ये पहली बार अपराध आपके कानून में डिस्क्राइब करे गए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए मैंने आपको पहले बताया था टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा और दंड BNS की किस धारा में है? 111 में, 112 में, 113 में, 114 में। तो मैंने आपको बताया जो टेररिस्ट एक्ट का वो धारा 113 के अंदर डिफाइन कर दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो 113 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य, यानी कि राजद्रोह के स्थान पर जो नया कानून आया है वो किस धारा के अंदर वर्णित है? आपको पता है कि पहले सेक्शन 124A यानी कि धारा 124A थी, वो सेडिशन को यानी कि राजद्रोह को डिफाइन करती थी। लेकिन जब देखा गया कि ये कानून जो बनाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा, ये एक मंशा से बनाया गया था कि हम इंडियंस को दबा सके, ताकि जो हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे उस टाइम पे उसको दबाने के लिए। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब उसके जो एक नया कानून ला दिया गया है जो कि सेडिशन के नाम पे नहीं है। उसकी डिफिनीशन जो है वो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। इस नाम से जो नई कानून आई है वो किस धारा के अंदर वर्णित है? ऑप्शन देख लेते हैं। धारा 150, धारा 152, धारा 124A या धारा 160। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि जो नया कानून आया है वो किस धारा के अंदर वर्णित है। ये भी मैंने आपको पहले कराया था, आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें हमने पहले करा चुके हैं ये सब। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B, धारा 152 के अंदर वो वर्णित है, और ये नया कानून ये भी एक आया है। तो ये भी आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, BNS में मॉब लिंचिंग 5 या अधिक द्वारा नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर हत्या के लिए सजा का प्रावधान किस धारा के अंदर है? आपको पता है ये मॉब लिंचिंग जो है इससे पहले आपके कानून में नहीं डिफाइन थी। ये पहली बार BNS के अंदर आपको वर्णित मिलेगी, जिसमें पूछा गया किस धारा के अंदर मॉब लिंचिंग को डिफाइन करा गया है। धारा 101 के अंदर, धारा 103(2) के अंदर, धारा 105 के अंदर या धारा 109 के अंदर। तो मैंने ये भी आपको करा चुका हूँ पहले भी। जो धारा 103(2) है आपकी, यानी कि जो मर्डर की पनिशमेंट दे रखी है, उसमें अगर आप सब क्लॉज 2 देखोगे यानी कि 103 का 2, उसमें ही मॉब लिंचिंग को डिफाइन कर दिया गया है एज अ पनिशमेंट कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर हत्या कर देते हैं तो आपको मॉब लिंचिंग के अंदर सज़ा देखने को मिल जाएगी। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर B है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। का अपनी गाड़ी तेज और लापरवाही से चलाता है जिससे खा की मृत्यु हो जाती है। का बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए भाग जाता है, हिट एंड रन का केस है। का को कितनी सज़ा हो सकती है? तो आपको बताना है कि का को सज़ा कितनी होगी इसमें अगर वो अपनी तेज़ रफ्तार की गाड़ी से खा को उड़ा देता है और बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी दिए वहाँ से भाग जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पनिशमेंट है वो कितनी होगी। पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन देखते हैं। 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या तक की कैद और जुर्माना या फिर आजीवन कारावास। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या है। तो जो नया कानून आया है उसमें जो आपको धारा अगर 106(2) पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा कानून। तो उसमें जो पनिशमेंट दे रखी है उसमें तो देखिए 10 वर्ष तक की कैद और जुर्माना। लेकिन आपको बता दूं कि ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरा BNS आपका लागू हो गया था। लेकिन जब ये कानून देखा गया तो आपको पता है कि ट्रक और ड्राइवरों ने सबने स्ट्राइक कर दी थी हमारे देश में इस कानून के विरुद्ध, क्योंकि इसमें फ़ाइन और पनिशमेंट बहुत बढ़ा दी गई है पहले से। पहले इतनी नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने पूरा कानून तो लागू कर दिया है लेकिन ये सेक्शन को भी शेडो में रखा है, इसको भी लागू नहीं करा है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको मार्क यही करना है। लेकिन अभी ये कानून पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। पुराना कानून की जो पनिशमेंट है वही चल रही है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ मेंशन करी थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, BNS के तहत रोजगार, पदोन्नति या विवाह का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना, यानी कि रेप किसी व्यक्ति करना उसे डिसाइडफुल मीन्स दिखा के। यानी आपने बहुत बार सुना होगा केस कि किसी
कोई लड़की को नौकरी देने के चक्कर में किसी बॉस ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ यौन संबंध बना लो, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, तो आपको पता है कि ये चीज़ बहुत कॉमन है, उसके लिए धारा दंडित करी गई है। ये भी न्यू है क्योंकि पहले ये किसी कानून में डिफाइन नहीं करी गई थी, मतलब इस पर स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था। स्पेसिफिक सेक्शन इसी पर बनाया गया है, वो किस धारा के अंदर आता है, धारा 63, धारा 64, धारा 69 या धारा 70। तो आपको बताना है कि किस धारा के अंदर ये वर्णित है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले भी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ही आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका धारा 69, यानी कि सेक्शन 69 के अंदर ये डिफाइन है कि कोई भी व्यक्ति किसी औरत को अगर रोजगार, पदोन्नति या विवाह का झूठा वादा करके या अपनी पहचान छिपा कर कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ बल्कि शादीशुदा है, और वो डिसाइडफुल मीन्स जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, धोखा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो उसको इस धारा के अंदर सजा हो सकती है, जो कि आपका धारा 69 है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे बीएनएस में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, स्नैचिंग, झपटमारी को पहली बार और अलग अपराध में बीएनएस में किस धारा में परिभाषित किया गया है, यानी कि स्नैचिंग को पहली बार किस धारा के अंदर वर्णित किया गया है, धारा 303, धारा 304, धारा 305 या धारा 310। तो आपको पता है कि ये स्नैचिंग भी पहली बार जोड़ा गया है आपके बीएनएस में, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में, तो इसको किस धारा के अंदर जोड़ा गया है ये बताना है आपको। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि जो धारा 304 है आपकी बीएनएस की, 304 ये डिफाइन करती है स्नैचिंग को। स्नैचिंग क्या कहती है कि चोरी ही स्नैचिंग है अगर अफेंडर यानी कि अपराधी ने उसे सडनली और क्विकली तेज से करा और उसे फोर्स यानी ताकत लगा के सीज कर लिया, सिक्योर कर लिया या फिर ग्रैब कर लिया या फिर उस चीज़ को टेक अवे करके चला गया। और उस पनिशमेंट कितनी है इसमें, whoever commits snatching shall be punished with imprisonment of either term which may be extended to 3 years, यानी कि अप टू 3 years की पनिशमेंट है इसमें, एंड फाइन। तो ये धारा जो है ये भी नई है और ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने को पढ़ के भी सुना दी। धारा 304 है, ये क्वेश्चन ही आएंगे, इसके अलावा आपके बीएनएस में एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। कि आपका एग्जाम में टाइम बचा नहीं है, हालांकि हमने पूरी भी बीएनएस आपको पढ़ा रखी है। अगर आपको रिवीजन ये वाली देख के अच्छा लगा हो तो आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मॉक टेस्ट भी फ्री हैं और तीनों लेवल के हैं। इजी लेवल का भी है, मॉडरेट लेवल का भी बना रखा है और एक हार्ड लेवल का बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। एक महिला का पीछा करता है, यानी कि एक पर्सन है, वो एक महिला का पीछा करता है और इंटरनेट पे उसकी गतिविधियों पर नज़र रखता है। बीएनएस के तहत कौन सा कृत्य है, कौन सा अपराध है ये, मानहानि का है, पीछा करना या फिर स्टॉकिंग का है, आपराधिक अत्याचार है या शील भंग है। तो आपको बताना है कि कौन सा अपराध इसमें आने करा है सिचुएशन में। तो इसका क्वेश्चन आंसर इजी है, आप सबको पता होगा। जो इसमें आपका स्टॉकिंग है, यानी कि पीछा करना या फिर स्टॉकिंग जिसे हम कहते हैं, वो इसके अंदर आ जाएगा। यह आपकी धारा 78 के अंदर वर्णित है बीएनएस की, और यही अपराध बनेगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन जो है बी इज़ द राइट आंसर। बीएनएस की धारा 103 किससे संबंधित है, हत्या के लिए दंड, गैर इरादन हत्या, आत्महत्या का प्रयास या दहेज मृत्यु। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। आपको पता है कि 302 भी बहुत बार आपके एग्जाम्स में आता था आईपीसी का, तो ये भी आएगा ही आएगा। 302, 304 बी, ये मैंने देखा है जो आपके यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, इसमें एक रिपीट होते ही होते हैं। तो आपको पता है कि जो 103 है वो अब हत्या के लिए दंड, यानी कि जो पुराना 302 था वो बन गया है आपका, यानी कि मर्डर के लिए दंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, और पुरानी धारा इसकी जो है वो 302 थी। क्वेश्चन नंबर 11, दहेज मृत्यु, डाउरी डेथ, बीएनएस की किस धारा से परिभाषित है। बहुत इजी है, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। आपको पता है कि पहले इसकी जो धारा थी वो 304 बी थी। अब बताना है कि जो नई धारा है वो कौन किस में है, सेक्शन 79, सेक्शन 80, सेक्शन 85 या सेक्शन 90। आपको बताना है कि आप जो 304 बी है, यानी कि दहेज मृत्यु, वो किस में अंदर है। तो अब वो है सेक्शन 80, यानी कि धारा 80 के अंदर परिभाषित है। तो 80 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है।
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। का रात में खा के घर में खिड़की तोड़ कर घुसता है, ये इंपॉर्टेंट है, खिड़की तोड़ के घुसा है। और आभूषण चुराता है, चोरी कर लिया, ठीक है। का ने कौन सा अपराध किया है? का ने केवल चोरी करी है, खाली डकैती करी है, या गृह भेदन और चोरी दोनों करी है, या लूट करी है? तो आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। गृह भेदन भी करा है और चोरी भी करी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जब उसमें लिखा है खिड़की तोड़ के घुसा है, अगर आप गृह भेदन की यानी कि हाउस ब्रेकिंग की डिफिनेशन पढ़ोगे अपनी कानून के अंदर, बीएनएस के अंदर, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के घर में उसकी इजाज़त के बिना तोड़ कर, छुप कर या फांद कूद कर घुसता है तो वो हाउस ब्रेकिंग कहलाता है। और आपको पता है इसने कुछ चुराया भी है तो चोरी भी लग जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, आत्महत्या की आत्मरक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस बीएनएस के किस धारा में है? आपको पता है ये आईपीसी में जो था वो 96 से लेके 106 में था, लेकिन अब हमारा बीएनएस आ गया है, तो बीएनएस में ये किन धाराओं में दे रखा है ये पूछा गया है आपसे। ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार रिपीट हुआ था आपके यूपीएससी एग्जाम्स में, इसमें भी आ सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। अध्याय 3 धारा 34 से 44, अध्याय 4 धारा 76 से 106, ऑप्शन नंबर सी अध्याय 5 धारा 120, या फिर ऑप्शन नंबर डी धारा 10 से 20। जो पहला था आपको 76 से 106 था, लेकिन अब जो नया है वो आपका दे रखा है किसमें? वो दे रखा है आपका अध्याय 3 धारा 34 से 44। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही सही उत्तर है। और जो पहले आपका था वो 96 यानी कि 96 से 106 में दे रखा था आईपीसी में, लेकिन अब आईपीसी आपको पता है कि वो हो चुका है रिपील। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बीएनएस के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, यह किस धारा में वर्णित है? यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष से कम है उसने कोई भी अपराध करा है तो वो अपराध की परिभाषा में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि 7 साल से कम की उम्र के बच्चों में वो मानसिक डेवलपमेंट नहीं होती जिससे वो सही और गलत का फैसला बता पाएँ। तो इस कानून को, इस जो प्रिंसिपल है उसे हम कहते हैं डॉली इनकपैक्स। ये हमारा लैटिन वर्ड है और यही जो सिद्धांत पे बना हुआ है ये सेक्शन। तो आपको बताना है ये किस धारा के अंदर वर्णित है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। धारा 20 धारा 22 में है, धारा 25 में है, या फिर धारा 82 आईपीसी में है। तो अब आईपीसी तो आपको पता है कि ये है ही नहीं, तो अब हमको बताना है कि कौन सा इसमें सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो धारा 20 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसमें ही आपका जो प्रिंसिपल है डॉली इनकपैक्स का, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर, यानी कोई भी शिशु अगर 7 साल से कम है और उसके द्वारा ये कोई भी अपराध किया गया है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन शिशुओं के अंदर सही और गलत को फैसला करने की शक्ति, मानसिक शक्ति नहीं डेवलप होती है उस टाइम पे। तो ये इसका प्रिंसिपल है और ये उसका उत्तर है, मैंने आपको जो बता दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक दुकान में जाता है, यानी कि अगर कोई ए पर्सन है वो अपनी दुकान में जाता है और दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर गले से पैसे निकाल लेता है, ये कौन सा अपराध है? चोरी है, लूट है, डकैती है, या ठगी है? आपको बताना है इसमें से कौन सा अपराध है। इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। चोरी में तो आएगा नहीं, डकैती में 5 नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये ठगी भी नहीं है। तो बचा क्या हमारा? रॉबरी यानी कि लूट। तो जो है लूट में आएगा, क्योंकि लूट की जो परिभाषा मैंने आपको पढ़ाई थी अपने बीएनएस टॉप 100 क्वेश्चंस में, टॉप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में, उसमें मैंने बताया था कि लूट और चोरी में बहुत अंतर है। आपको समझना पड़ेगा कि लूट में कोई भी चीज़ जो आप उसके मालिक नहीं हो, लेकिन आपने किसी और व्यक्ति से ली है, लेकिन आपने उसको फेयर यानी कि डरा धमका कर उसको मतलब आपने उसको डरा धमका कर ऐसा वर्णित करा गया है कि उसके साथ उसको चोट लग सकती है, उसे कुछ हानि हो सकती है। इस डर में उसने आपको वो चीज़ दे दी, तो वो लूट हो जाती है। तो
तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 16, डकैती के अपराध के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? 2, 3, 5 या 7? मैंने आपको कई बार पढ़ाया है ये क्वेश्चन, मैंने बताया भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डकैती के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं हमारे 5। इनके बिना डकैती नहीं सकती, वो लूट रह जाएगी। लेकिन डकैती होने के लिए 5 नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन होने ही चाहिए। डकैती और जो लूट में यही अंतर है कि अगर 5 से ज़्यादा व्यक्ति लूट करते हैं तो वो डकैती बन जाती है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, बीएनएस की धारा 356 किससे संबंधित है? चोरी, मानहानि, हत्या का प्रयास या आपराधिक अत्याचार? धारा 356 है वो आपकी आईपीसी की धारा 500 आती है, और जबकि आईपीसी 500 थी वो आपकी मानहानि से रिलेटेड है, यानी कि डिफेमेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन 18, आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बीएनएस की किस धारा में रखा गया है? जो पहले आपकी 120 बी ऑफ आईपीसी थी वो उसका नया सेक्शन पूछा गया है। धारा 61, धारा 120 ए, धारा 111 या धारा 115? आपको बताना है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र नए कानून में किस धारा के अंदर वर्णित है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो धारा 61 है हमारा। धारा 61 ऑफ बीएनएस ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करता है, जो कि पहले 120 बी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको पढ़ना है। क्वेश्चन 19 हमारा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। का नशे की हालत में जो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन दिया गया नशीला पदार्थ, इस स्थिति में वह एक अपराध कर बैठता है, क्या वह दोषी है? हाँ, नहीं, आधी सजा मिलेगी, मजिस्ट्रेट पर निर्भर है। तो को नशे की हालत में ज़बरदस्ती कर दिया उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो इस स्थिति में वह एक अपराध कर बैठता है, क्या वह दोषी होगा? इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नहीं, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका कि उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध पिलाया गया जबरन। उसने मना करा, उसको नहीं पीना था, लेकिन जबरन दिया गया। इस स्थिति में अगर वो कर बैठेगा तो दोषी नहीं है। इसके लिए आपको जो है सेक्शन 24 ऑफ बीएनएस यानी कि जो हमारा 24 है धारा भारतीय न्याय संहिता की, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। वही इसका जो है कानून देता है, उसमें ही आपको इसका कानून मिल जाएगा कि कोई भी व्यक्ति उसको अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध नशीला पदार्थ दिया जाता है और उस नशे में उससे कोई अपराध हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसके इच्छा के विरुद्ध। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ए बी सी डी और 4 लोग बैठे हुए थे और बी ने ए से कहा कि तुम पी लो, उसने कहा मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन उसने बहुत बार बोलने पर उसने पी लिया, तो ये उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होता है। इच्छा के विरुद्ध होना यानी कि उसको ज़बरदस्ती करना, उसको बिना उसकी वो नहीं चाहता था कि पिए, लेकिन ज़बरदस्ती उसके हाथ पैर बांध के उसको धमकी दे के पिला दिया गया, तो ये होगा उसकी इच्छा के विरुद्ध। तो ये इसमें दिया गया है, और ये धारा 24 जो है आपकी बीएनएस की, उसके अंदर ये वर्णित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम का, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो ये आपके 24 में ही वर्णित है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बलात्कार यानी कि रेप का अपराध बीएनएस की किस धारा में परिभाषित है? धारा 63, 376, 70 या 59? तो आपको बताना है कि जो रेप की है वो किसके अंदर धारा में परिभाषित है। तो मैंने पढ़ा भी चुका हूँ, इजी भी, आपको पता भी होगा। धारा 63 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, ठगी यानी कि चीटिंग के अपराध के लिए बीएनएस में कौन सी धारा है? जो पहले आपकी 420 थी, अब नई क्या धारा है? धारा 420, धारा 318, 316 या 320? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धारा 318 के अंदर ही ये वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 22, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का बलात्कार करने पर बीएनएस में क्या सजा है? यानी कि अगर लड़की जिसका रेप होता है उसकी उम्र 18 से कम है तो सज़ा क्या दे रखी कानून में? न्यूनतम 10 वर्ष, न्यूनतम 20 वर्ष या आजीवन कारावास या मृत्युदंड, या फिर 7 वर्ष या केवल आजीवन कारावास? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लड़की 18 वर्ष से कम है और उसकी एज जो है 18 से कम है तो उसकी सज़ा जो है वो न्यूनतम 20 वर्ष या आजीवन कारावास या मृत्युदंड। ये जो है वो जज डिसाइड करेगा केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देख के। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है इसका, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये एक और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है।
क्योंकि हमने काफ़ी इसमें ऐड कर रखे हैं, क्योंकि ये आते हैं आपके एग्जाम में। एक पुलिस अधिकारी खा को झूठे सबूत बनाकर फंसाने की कोशिश करता है। का किस अपराध के अंदर दोषी है? यानी कि का एक पुलिस वाला है, उसने खा को झूठे कानून के अंदर फंसा दिया। तो का ने कौन सा अपराध करा है? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, यानी कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, झूठे साक्ष्य गढ़ना, मानहानि, राजद्रोह, या कोई भी अपराध नहीं। तो अगर आप कानून पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, यानी कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। इसके ऊपर सजा भी होती है, तो इसके अंदर पुलिस वाले पर केस चल सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 24, बीएनएस में एक्सटॉर्शन किस धारा में है? धारा 308 में है, 383 में है, 300 में है, 310 में है। 383 में आपका आईपीसी में था, लेकिन जो बीएनएस है उसमें किस के अंदर ये धारा दे रखी है, ये बताना है आपको। तो अब जो धारा है आपके बीएनएस में वो हो जाएगी 308, एक्सटॉर्शन के लिए है वही धारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, गैर इरादन हत्या यानी कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बीएनएस की किस धारा में है? 101 में है, 105 में है, 103 में है, या 108 में है? आपको पता है कि इरादन हत्या जो मर्डर है वो तो 103 के अंदर पनिशेबल बन गया है, लेकिन जो गैर इरादन हत्या है वो किसके अंदर पनिशेबल है, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धारा 105 इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, विधि विरुद्ध जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली के लिए न्यूनतम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? आपको बताना है कि अनलॉफुल असेंबली जो पहले सेक्शन आपका 141 से लेके 149 तक था, उसमें कितने लोगों की आवश्यकता होना ज़रूरी है? 2 लोग की, 3 लोग की, 5 लोग की, या 7 लोग की? तो जो अनलॉफुल असेंबली होती है वो बनती है जब 5 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होकर कोई गैर कानूनी काम करने जाते हैं। तो हाँ, इसके उत्तर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लोग। क्वेश्चन नंबर 27, बलवा यानी कि रायोटिंग को बीएनएस की किस धारा के अंदर परिभाषित किया गया है? 188, 191, 146 या 150? तो आपको पता होना चाहिए जो बलवा है वो आपकी धारा 191 के अंदर पनिशेबल कर दिया गया है। 191 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन ये हमारा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है एक और, स्थिति आधारित। सार्वजनिक मार्ग पर 2 गुट आपस में लड़ते हैं और शांति भंग करते हैं, कौन सा अपराध होगा? बलवा, दंगा, राजद्रोह या हत्या का प्रयास? आपको इसमें जो मेन चीज़ मार्क करनी ध्यान देनी वो है सार्वजनिक मार्ग। पब्लिक प्लेस पे जब 2 लोग लड़ते हैं तो क्या होता है? वो होता है दंगा। अगर यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती तो वो को अलग अपराध बनता, लेकिन दे रखा है सार्वजनिक मार्ग पर 2 गुटों पर आपस में लड़ते हैं और शांति भंग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दंगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, लोक सेवक को काम करने से रोकना के लिए उस पर हमला करना बीएनएस में किस धारा पर अपराध है? यानी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उस पर उसे काम ना करने देना, उस पर हमला करना किस धारा के अंदर अपराध बनता है? धारा 353, 132, 120 या 115? तो जो आपको बताना है कि कौन से अपराध के अंदर ये बनेगा। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपको बताना है कि क्या है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा धारा 132, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही इसको डिफ़ाइन करता है, जो सेक्शन है हमारा 132 वही डिफ़ाइन करता है। तो हमारा जो 132 है वही कहता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट को किसी काम करने के रोका गया और उस पर हमला करा गया तो ये कानूनी अपराध है और ये पनिशेबल भी है। इसका जो डिफिनीशन है वो है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो ये सही है, इसका जो सेक्शन है वो 132 है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों यही क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं इनमें से ही क्वेश्चन आपके फंसेंगे, आप लिख के ले लीजिए। इसके बाहर बीएनएस में क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। अपहरण, किडनैपिंग बीएनएस की किस धारा में परिभाषित है? 137, 349, 140
या 150। तो आपको बताना है कि जो अपहरण है वो किस धारा में परिभाषित है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 137। धारा 137 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो अपहरण को डिफाइन करती है हमारे नए कानून यानी कि BNS में। क्वेश्चन 31, ये भी हमारा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। ए यानी कि ए बी को मारने के लिए गोली चलाता है। ए ने फायर करा बी पर, लेकिन गोली बी को नहीं लगी, तो ए ने कौन सा अपराध करा? ए ने फायर किया, बी यहाँ खड़ा था दूर, ए ने फायर कर दिया, गोली बी से यहाँ से मिस हो गई, कौन सा अपराध करा है? गैर इरादतन हत्या है, हत्या का प्रयास है, केवल डराना है, या फिर कोई भी अपराध नहीं है। आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बताना है कि कौन सा अपराध है। अब मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप सोच लो, फिर मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हत्या का प्रयास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि गोली इसको छुई नहीं, डराना भी नहीं सकता, उसने फायर तो कर दिया, तो उसका इंटेंट तो था, देखिए उसका इंटेंट तो था मारने का, तभी तो उसने फायर करा, लेकिन गोली मिस हो गई जब उसकी इच्छा तो थी मारने की। तो कोई अपराध तो नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी इच्छा शो कर दी फायर करके। तो इसमें क्या लग जाएगा? अटेम्प्ट टू मर्डर। भले उसे नहीं लगी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंट जो थी वो तो शो हुई, उसने फायर तो करी उसके ऊपर, भले उससे ना लगी हो। क्वेश्चन 32, छल, जिसे हम अंग्रेजी में मिसचीफ कहते हैं, के लिए BNS में कौन सी धारा है? ऑप्शन देख लीजिए, 324, 425, 330 या धारा 350। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि मिसचीफ यानी छल की धारा क्या है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धारा 324। क्वेश्चन नंबर 33, विवाह के विरुद्ध अपराध यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज कौन से अध्याय में है? अध्याय 10, अध्याय 13, अध्याय 15 या अध्याय 18। ये भी क्वेश्चन आता है ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, ये आपके BNS में भी आता है और BNS में भी सकता है, दोनों को इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो हमारा अध्याय 13। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है BNS का, इसके बाद हम BNSS करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, BNS में कुल कितनी धाराएं हैं? 511, 358, 398 या 484। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि BNS में कुल कितनी धाराएं हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाना चाहिए 358। 358 सेक्शन जो है आपका वो लास्ट सेक्शन है आपके BNS का, जो कि आपका IPC को रिपील करता है, यानी कि उसे ख़त्म करता है, और BNS को उसकी जगह नया कानून सिद्ध करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर 358, जो ऑप्शन नंबर बी है, वो सही उत्तर है। एक्सपेक्टेबल क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम्स में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने की बहुत प्रबल चांसेस हैं, वही क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इस वीडियो में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 68 तक, जो हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS में कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो BNS की सीरीज कराई थी, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 34 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम BNS कराए थे, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड हैं, और जो नए चेंजेस आए हैं लॉ में वो भी कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या पूछा गया है। BNSS में EFIR दर्ज कराने का प्रावधान किस धारा में है? आपको पता है कि जो हमारा नया कानून आया है उसमें EFIR का कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक FIR हम दर्ज करा सकते हैं। ये प्रावधान किस धारा के अंदर दिया गया है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, धारा 154, धारा 173, धारा 180 या धारा 200। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो आपका BNSS में FIR का जो सेक्शन है वो अब 173 हो गया है, और 173 की ही धारा के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक FIR का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता था कि आप जाते थे FIR कराने और पुलिस वाले FIR नहीं लिखते थे, इसलिए अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि EFIR का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है। इसमें अगर आपको EFIR करानी है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे अपने मोबाइल ऐप्स में से EFIR कर सकते हो, और 3 दिन के अंदर ही उस FIR को करना मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 173। क्वेश्चन नंबर 36, BNSS के तहत जीरो FIR का क्या अर्थ है? इसमें पूछा गया है कि जीरो FIR का मतलब क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, झूठी FIR, बिना नंबर की FIR जो किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है। ऑप्शन सी, FIR जिसे रद्द कर दिया गया हो, या ऑप्शन डी, ऑनलाइन FIR। तो मैं बता दूं आपको, जो जीरो FIR कॉन्सेप्ट था वो ये कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें आती थी सामने कि किसी का भी जुरिसडिक्शन, यानी आपको पता है कि थाने जो होते हैं वो जुरिसडिक्शन वाइज बटे होते हैं। तो अगर ऐसा केस पड़ता था कि कोई भी जो थाना है वो उसको FIR को दर्ज करने से मना कर रहा था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए और EFIR कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिसमें कि FIR कोई भी पुलिस स्टेशन में लिखी हो, भले घटना कहीं की भी हो, उसे हम जीरो नंबर से शुरू करके लिखते हैं,
बाद में जब ये आपका जुरिस्डिक्शन क्लियर होता है, यानी कि आप क्षेत्र अधिकार क्लियर होता है पुलिस थाने का, बाद में वो वहाँ पे चढ़ जाती है। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कि बिना नंबर की एफआईआर जो किसी भी थाने में दर्ज करा दे सकती हो। ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला था, अब लेकिन ये कानून में तब्दील हो गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है, यानी कि उसमें आपको क्षेत्र अधिकार की चिंता नहीं करनी है। आप अपनी कंप्लेंट जो है पुलिस थाने में ले जाइए, वहाँ पे पुलिस लिख लेगी और बाद में जब क्षेत्र अधिकार डिसाइड हो जाएगा तो वहीं पे ट्रांसफर हो जाएगी एफआईआर। ये इसका मतलब होता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं, जो है ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस कितने वर्ष तक की सजा वाले मामलों में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि प्रारंभिक जांच 14 दिनों के भीतर कर सकती है। आपको पता होना चाहिए, ये एक नया लॉ आया है अपने बीएनएसएस के अंदर कि अब पुलिस के पास ये अधिकार है कि अगर कोई भी अपराध तो जो 3 से 7 वर्ष तक का हो, उसमें पुलिस के पास ये है कि वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि प्रारंभिक जांच शुरू कर सकती है और 14 दिन के अंदर जब ये जांच कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो अपनी एफआईआर लिख सकती है, नहीं लिख सकती, डिसाइड कर सकती है। और ये भी एक डीएसपी के आदेश पे होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, 3 से 7 वर्ष। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी एक न्यू एडिशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए। मैंने ऊपर जितने भी क्वेश्चन कराए अभी तक ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब नए कानून बन के आए हैं और इनके आने की प्रबलता बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तलाशी और जब्ती जिसे हम कहते हैं सर्च एंड सीजर की कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किस धारा में अनिवार्य है। ये भी एक नया कानून बना है। पहले ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी नहीं थी, लेकिन अब कानून में इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं, धारा 105 के अंदर, धारा 100 के अंदर, धारा 165 के अंदर या धारा 170 के अंदर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धारा 105। अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि कहीं भी अगर सर्च एंड सीजर पुलिस कर रही है तो उसकी मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है। जरूरी वो नहीं है कोई भी डिवाइस हो, पुलिस अपने मोबाइल फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग कर सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है 105, उसके अंदर इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। ये भी नया है, एडिशन है, तो ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, 14 घंटे के भीतर, 24 घंटे, यात्रा का समय छोड़कर, 48 घंटे या 7 दिन। तो अगर आपने कुछ अपने सेक्शन 58 पढ़ा होगा बीएनएसएस का, और इससे पहले सेक्शन था वो 57 सीआरपीसी था। इसके अंदर ये बोला गया था कि अगर पुलिस कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसको 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट समक्ष पेश करना है, और इसमें यात्रा का समय छोड़ दिया जाता है। यानी कि पुलिस अगर जितना टाइम ले जा रही है वहाँ से जेल से जहाँ पे अरेस्ट करा है उसको वहाँ से लेकर मजिस्ट्रेट के घर तक या मजिस्ट्रेट के ऑफिस तक उतना समय घटाकर इसे काउंट करते हैं। तो ये 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना मैंडेटरी है। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हुआ है आपके यूपीएससी एग्जाम्स में, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको मार्क करना है, ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, पुलिस कस्टडी या फिर पुलिस रिमांड जो पहले शुरुआती 15 दिनों के लिए की जा सकती थी, बीएनएसएस के तहत कितने दिनों के भीतर किस्तों में ली जा सकती है गंभीर आरोपों में। 30 दिन के लिए, 40 से 60 दिन के अंदर, 90 दिन या फिर 120 दिन। तो अगर आप कानून पढ़ोगे, जो हमारा बीएनएसएस कानून है, इसमें ये चेंज हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कई सारी रूलिंग्स थी जिसमें बोला गया था, और अपना सीआरपीसी में कानून भी था कि जो आपको जो रिमांड मिलेगी 15 दिन पहले पुलिस के पास, उसके बाद हमेशा मैंडेटरी हो जाता था कि जो रिमांड होगी आपकी वो जुडिशियल कस्टडी में जाएगी, यानी कि आपको जेल में भेजा जाएगा, जिसे हम जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। और 15 दिन की पुलिस रिमांड मैंडेटरी थी। लेकिन अब जो कानून चेंज हो गया है उसमें ये 40 से या 60 दिन तक कर दिया गया है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी है, तो हम इसे यही ऑप्शन मार्क करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे कानूनों में, अपनी 3 जज बेंचों में, 5 जज बेंचों में, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भी ये बोला है कि 15 दिन इज द मैक्सिमम टाइम दैट कैन पुलिस कैन रिमांड अ पर्सन। बट अब कानून चेंज चुका है, तो हमें ऑप्शन जो है पिक करना है वही करना है 40 से 60 दिन के अंदर, क्योंकि कानून में यही कह रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर सकते हैं हम, क्योंकि ये भी नया एडिशन है, तो ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। एक गंभीर अपराध करके विदेश भाग जाता है, क्या बीएनएसएस में तहत उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चला सकता है। यानी कि अगर ये अपराध करके इंडिया छोड़ देता है, जैसे मान लीजिए नेपाल भाग गया, तो क्या उसके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं उसकी गैर हाजिरी में। इसका ऑप्शन देखते हैं, नहीं चला सकते हैं, हाँ चला सकते हैं, केवल जुर्माना लगा सकते हैं, या ऑप्शन डी, उसे वापस लाना अनिवार्य है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अब धारा 356 में इसको कर दिया है कि अगर पर्सन एक्यूज नहीं मिल रहा है और उसका प्रेजेंस लगाना मुश्किल है पुलिस के लिए, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई चालू कर सकते हैं, उसका वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, हथकड़ी यानी कि हैंडकफ्स लगाने को अधिकार पुलिस को बीएनएसएस के किस धारा के तहत रूप में दिया गया है गंभीर हिंसक अपराधों के लिए। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले कई जजमेंट में बोला गया था कि हैंडकफ लगाना एक इनह्यूमन राइट है, ये हमारा ह्यूमन राइट वायलेट करता है। लेकिन अब जो हमारा कानून चेंज हो गया है, बीएनएसएस आ गया है, इसमें जो हमारी धारा 43 है, यानी कि सेक्शन 43, इसके सब क्लॉज 2 या सब क्लॉज 3 में ये बोल दिया गया है कि हैंडकफ लगाना हम लगा, पुलिस में कैन यूज़ हैंडकफ, में का वर्ड यूज़ है, यानी कि पुलिस की इच्छा लगा सकती है, लेकिन वो कब लगाएगी, जब एक स्पेसिफिक टाइप के ऑफेंसेस हो, जैसे कि टेररिस्ट एक्ट हो, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, सीरियस ऑफेंसेस हो, या फिर एक रिपीट ऑफेंडर हो।
तो ये कुछ शर्तें लगा दी हैं सेक्शन में, उसमें पुलिस का अगर चाहे तो वो लगा सकती है हैंडकफ। तो ये धारा जो हमारी ऑप्शन नंबर ए है, सेक्शन 43 में इसको लगाना की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन गंभीर हिंसक अपराधियों के लिए ही इसको बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये भी न्यू एडिशन हमारे कानून में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीम का घटनास्थल पर जाना किस धारा के तहत अनिवार्य है? धारा 150 के अंदर, धारा 176 के अंदर, धारा 180 के अंदर या धारा 200 के अंदर? दोस्तों ये हमको बताना है कि इसमें कौन सी सेक्शन का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीम का घटनास्थल पर जाना किस धारा के तहत अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धारा 176 के अंदर इसे अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि हम दोस्तों इसका मतलब इसका उद्देश्य ये है कि अगर फॉरेंसिक टीम टाइम पे पहुंचेगी और एक सीरियस और एक हीनियस ऑफेंस हुआ है क्योंकि इसमें सजा 7 वर्ष ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैंडेटरी इसको कर दिया है ताकि वहाँ पे अच्छे से कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो जाए। आपको पता है कि पुलिस का जो मेन काम है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, ताकि हमारा जो ट्रायल चलेगा कोर्ट में उसमें आसानी से बिना किसी बायसनेस के जो जज होगा वो अपना फैसला सुना सके। तो इसलिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत BNSS की किस धारा में दी गई है? सेक्शन 438 में, सेक्शन 482 में, सेक्शन 480 में या फिर सेक्शन 492 में? तो आपको बताना है कि जो अग्रिम जमानत है यानी कि एंटीसिपेटरी बेल ये किस सेक्शन के अंदर BNSS में है। तो इसका सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, धारा 482 के अंदर यानी कि सेक्शन 482 के अंदर इसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। पुलिस महिलाओं, 15 वर्ष के कर्म बच्चों या फिर 60 वर्ष के अधिक उम्र के बुजुर्गों से पूछताछ कहाँ कर सकती है? यानी इनकी भी जो पूछताछ होगी, यानी कि 161 के बयान जिसे हम कहते हैं, पुराने CRPC में 161 था, अब ये 180 BNSS हो गई। यहाँ पे पुलिस पूछताछ के बुलाती है किसी विटनेस को या फिर किसी करीबी को। तो इसकी जो पूछताछ होगी वो कहाँ कर सकती है पुलिस? केवल पुलिस थाने में कर सकती है, उनके निवास स्थान पर कर सकती है, मजिस्ट्रेट के सामने कर सकती है या कहीं भी कर सकती है। तो इसका जो सही उत्तर है, क्योंकि इसमें जो कंडीशन पूछी गई है वो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों यानी कि जो माइनर्स हैं और जो 60 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं यानी कि सीनियर सिटीजन हैं, उनकी जो पूछताछ है उनमें जो कानून में बोला गया है वो उनके निवास पर ही करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 46, दया याचिका यानी कि मर्सी पिटीशन दायर करने की समय सीमा और नियम किस धारा में जोड़े गए हैं? यानी कि जो मर्सी पिटीशन है वो किस धारा के अंदर दी गई है? 472, 400, 450 या 500? आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेक्शन 472 यानी कि 472 धारा के अंदर इसे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिपीट होता है। संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, केवल वारंट से गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तारी नहीं कर सकती या फिर केवल जुर्माना लगा सकती है? तो आपने बहुत पढ़ा है इसको, बहुत बार इसका क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि जब हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा यानी कि संज्ञेय अपराध होगा, संज्ञेय अपराध, तो इसमें क्या होगा, इसमें पुलिस बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है, इसमें वारंट की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो इसका सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, समरी ट्रायल यानी कि संक्षिप्त विचारण किन मामलों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो दोस्तों अगर आप सेक्शन देखोगे, इसका जो सेक्शन हमारा 283 है नए कानून में यानी कि BNSS में, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा आपको। जो समरी ट्रायल है वो कब अनिवार्य होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 3 साल तक की सजा वाले अपराधों में, 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में, आजीवन कारावास में या केवल 6 महीने की सजा में? तो जो हमारा समरी ट्रायल है वो अनिवार्य है जब 3 साल तक की सजा वाले अपराधों में ही इसको करने की परमिशन दी गई है, जो हमारा सेक्शन 283 सब क्लॉज 2 में दे रखा है कि फॉर अ पनिशमेंट नॉट एक्सीडिंग टू डेथ ऑफ अ पर्सन और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ और नॉट मोर देन 3 ईयर्स। तो इसकी सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 साल तक की सजा वाले अपराधों में समरी ट्रायल करने को अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद मजिस्ट्रेट को कितने दिनों के भीतर आरोप तय करने होंगे यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस? 30 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर या कोई सीमा नहीं? तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि जब चार्जशीट दाखिल होती है उसकी पहली सुनवाई से 60 दिन के भीतर हमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इज द राइट आंसर। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब अगर चार्जशीट दाखिल हो गई है तो उसकी पहली सुनवाई से 60 दिन के भीतर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस यानी कि चार्ज फ्रेम कर ली जाएंगे कि इस जो ये अपराधी है इसके ऊपर कौन से सेक्शन लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 50, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पीड़ित का बयान किसके द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए? यानी कि जहाँ भी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है तो जो विक्टिम है वो वुमेन होगी, उसके द्वारा दर्ज किए गए अपराध उसके जो बयान लिए जाएंगे किसके द्वारा लिए जाएंगे? किसी भी पुलिस के अधिकारी द्वारा, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, केवल जज द्वारा या फिर पुरुष डॉक्टर द्वारा?
तो आपको पता होना चाहिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, क्योंकि ये हमारे जो कानून में मैंडेटरी कर दिया है कि अगर एक ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन हुआ, जैसे सेक्शन 63 का ऑफेंस हुआ यानी कि रेप का, तो उसके जो बयान होंगे वो हमेशा एक महिला पुलिस यानी कि फीमेल पुलिस कांस्टेबल ही लेगी, फीमेल पुलिस ऑफिसर ही लेगी, ये मैंडेटरी कर दिया है। और लॉ में ये भी बोला गया है कि अगर मोस्ट प्रोबेबल चांस है तो उसका जो ट्रायल है अगर पॉसिबल है तो फीमेल जज ही ले। हालांकि मैंडेटरी नहीं है क्योंकि जज की जो हमारे जज में इतनी फीमेल्स नहीं है, लेकिन इसको भी में रखा गया है कि अगर पॉसिबल हो तो फीमेल जज ही ट्राई करे, लेकिन पुलिस जो बयान लेगी वो मैंडेटरी है कि पुलिस जो है वो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही लेगी। क्वेश्चन नंबर 51, मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान यानी कि कन्फेशन की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किस धारा के तहत अनिवार्य है? धारा 164 CRPC या 183 BNSS, धारा 200 BNSS, धारा 250 BNSS या धारा 300 BNSS? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर कन्फेशन हो गया है यानी कि कन्फेशन दिया जा रहा है तो उसको उसकी जो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है वो धारा 183 BNSS के अंदर अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन 52, किसी मामले में जजमेंट यानी कि फैसला सुनवाई पूरी होने के भीतर कितने दिनों में सुनाया जाना चाहिए? 15 दिनों के भीतर, 30 दिन के भीतर, या फिर अधिकतम 45 दिनों के भीतर, 60 दिन के भीतर या 90 दिन के भीतर? तो जो कानून कहता है वो कहता है कि अगर सुनवाई पूरी हो गई है तो जजमेंट मिनिमम 30 दिन के अंदर सुनाना चाहिए, और अगर कोई चांसेस ऐसा बन पाए कि सुनाया ना जा सके तो अधिकतम 45 दिन के अंदर सुनाया जाए, जिसमें जज अपने रीज़न रिकॉर्ड करे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन 53, BNSS में घोषित अपराधी यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान किस धारा में है? आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को कोर्ट से बचा रहा है, न्याय प्रक्रिया से बचा रहा है, तो उसके खिलाफ हम पहले सम्मन जारी करते हैं, फिर वारंट जारी करते हैं, और अगर वारंट पे भी वो आदमी नहीं आता तो हम उसके खिलाफ उसे घोषित अपराधी करते हैं और उसकी संपत्ति कुर्क कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है किस धारा के अंदर दे रखी है? धारा 83, धारा 86, धारा 90 या धारा 100? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धारा 86 के अंदर इसकी प्रक्रिया दे रखी है। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 54, ये भी स्थिति आधारित है। यदि किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो उसकी मेडिकल जांच सूचना मिलने के कितने समय के भीतर होनी चाहिए? यानी कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कितने टाइम के अंदर करा लेना चाहिए? 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर? तो जो उसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के भीतर उसका जो मेडिकल जाँच है वो पूरी करा लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, BNSS में कुल कितनी धाराएँ हैं? 484, 511, 531 या 550? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है 531, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 56, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR की कॉपी शिकायतकर्ता को कितने पैसे मिलती है? 100 रुपये का शुल्क देकर, अदालत से मिलती है, तत्काल और निःशुल्क मिलती है, या फिर 3 दिन बाद? तो अगर आप हमारा 173 BNSS पढ़ोगे तो उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि FIR की कॉपी तत्काल और निःशुल्क मिलनी चाहिए, बिना भी किसी विलंब के और ना ही बिना किसी पैसे के। तो इज द राइट आंसर इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। क्वेश्चन नंबर 57, पूछ रहा है कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसे हम डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कहते हैं, का प्रावधान BNSS की किस धारा में है? धारा 18 में, धारा 25 में, धारा 30 में या धारा 20 में? अगर हम बात करें खाली पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसका जो प्रावधान है वो हमारा धारा 18 में दे रखा है। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो इसका जो प्रावधान है वो हमारे धारा 20 में दे रखा है, जिसमें बताया गया है पूरा इसका जो पूरा ढांचा है प्रोसिक्यूशन कैसा रहेगा, कि एक जो हमारी राज्य सरकार है उसे एस्टैब्लिश करेगी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, उसका एक हेड होगा, उसके डिप्टी होंगे, और डिप्टी के नीचे वो सारे असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर काम करेंगे। तो अगर बात हो जाएगी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 20। अगर खाली पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा क्वेश्चन में तो वो आपको मार्क करना है ऑप्शन ए, लेकिन इसमें पूछा गया है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, एक पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जो अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है, यानी कि वो अपना नाम और पता नहीं दे रहा है, या किस धारा के अंदर गिरफ्तारी है? अगर आपने हमारी BNSS सीरीज देखी होगी प्लेलिस्ट में आके, तो हमने पूरी उसमें अरेस्ट पढ़ा रखा है आपको कि अरेस्ट कौन और कैसे कर सकता है और क्या पावर है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बहुत आते हैं, क्योंकि आपका जो UPSI का काम है वो मेजॉरली काम यही होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते ही होते हैं। ये किस धारा में दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बताने से इनकार कर रहा है तो पुलिस इसे किस धारा में गिरफ्तार कर सकती है? ऑप्शन देखते हैं, धारा 41, धारा 42, धारा 49 या धारा 50? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धारा 39, यानी कि सेक्शन 39 के अंदर इसको दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम बताने से इनकार कर रहा है तो उसे पुलिस इसलिए गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि उसने अपना नाम बताने से और अपना एड्रेस बताने से मना कर दिया है। जो इसकी हेडिंग है वो हो जाएगी अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। जिसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 59,
प्राइवेट पर्सन यानी कि निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी का प्रावधान किस धारा के अंदर में है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है तो वो कौन सी धारा के अंदर दे रखा है, धारा 40, धारा 43, धारा 44 या धारा 45। तो आपको बताना है कि प्राइवेट पर्सन है वो किस धारा के अंदर अरेस्ट कर सकता है। जिसका सही उत्तर है वो हो जाएगा धारा 40, क्योंकि धारा 40 में बोला गया है कि अगर एक प्राइवेट आदमी कोई भी अरेस्ट कर सकता है अगर उसके सामने किसी व्यक्ति ने एक नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित कर दिया है तो उसे वो अरेस्ट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60, गिरफ्तारी के समय व्यक्ति की तलाशी किस धारा के तहत ली जाती है, धारा 49, धारा 51, धारा 52 या धारा 55। अगर व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है तो पुलिस उसकी तलाशी किस धारा के अंदर ले सकती है, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धारा 49, यानी कि सेक्शन 49 जो है उसके अंदर ये पावर दे रखी है पुलिस को। वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट, उसके अंदर पुलिस एक आदमी की तलाशी कर सकती है और उसकी जो भी सामग्री उसके पास से निकली है उसका एक लिस्ट बना के और उसे एक बैग में कैरी करके उस लिस्ट को वो अरेस्टेड पर्सन को दे सकती है या फिर जो भी उसका नोन हो उसको दे सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्शन ऑप्शन ए सेक्शन 49। धारा 61 सेक्शन क्वेश्चन 61, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन किस धारा के अंदर तहत होती है, धारा 53, धारा 54, धारा 55 या फिर धारा 60। तो एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो है वो हमारा सेक्शन 53 के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 62, समन्स कैसे तमील यानी कि समन कैसे सर्व किए सकते हैं, केवल व्यक्तिगत रूप से, इलेक्ट्रॉनिक संचार से, केवल डाक द्वारा या फिर केवल अखबार में। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे ईमेल, व्हाट्सएप द्वारा भी किया सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन पूरा सही नहीं है, इसमें से अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया है। लेकिन इसमें जो इसमें नया एडिशन हुआ है क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा आएगा कि सम्मन को क्या हम इलेक्ट्रॉनिक संचार से भी सर्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संचार से भी हम अब कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले नहीं था लेकिन अब जो हमारा नया कानून आया है उसमें एडिशन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आ सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। क्वेश्चन 63, एक मजिस्ट्रेट को लगता है कि इलाके में दंगा भड़क सकता है, वह इंटरनेट बैन और 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश किस धारा में देगा। धारा 144 सीआरपीसी जो थी अब धारा 163 हो गई है, धारा 150, धारा 160 या धारा 200। तो इसका बहुत ईजी क्वेश्चन सबको पता होगा कि धारा 144 जो थी अब जो कि 163 हो गई है उसके अंदर ये प्रिवेंटिव मेजर मजिस्ट्रेट ले सकता है। और इसके अंदर जैसे आपने देखा कोरोना के अंदर ये बहुत बार लागू हुआ था, तो इसको हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी दंगा ना बैठ सके और ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो मजिस्ट्रेट जो है वो 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा करने पर रोक लगा सकता है। तो ये धारा 144 जो सीआरपीसी की थी वो अब धारा 163 हो गई है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 64, पुलिस डायरी का रख रखाव किस धारा के तहत किया जाता है। सीआरपीसी में जो आपकी केस डायरी है, पुलिस डायरी है, वो किस धारा के अंदर उसका रख रखाव की बात कही गई है। धारा 172, धारा 192, धारा 200 या धारा 250। तो जो आपका हमारा सेक्शन 192 ऑफ BNSS है उसके अंदर इसको बताया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो सारी चीज़ें एक डायरी में नोट करेगा, उसे मेंटेन करेगा। तो सेक्शन जो 192 है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके यूपीएसआई में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन 65, मृत्यु समीक्षा यानी कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस द्वारा किस धारा में तय की जाती है। तो दोस्तों जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है ये कब बनती है, जब एक अननेचुरल ऑफेंस होता है, यानी कि एक अननेचुरल डेथ हो गई, जैसे एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सुसाइड कर ली, तो उसमें हम एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हम लाश की हालत, कहाँ चोट लगी है, किस चीज़ से चोट लगी है, उसकी फ़ोटोज़, ये सब, और 2 हमारे जो विटनेस होते हैं जिसे हम पंच विटनेस भी कहते हैं, उनकी हम रिपोर्ट बनाते हैं, उनके साइन लेते हैं। ये किस सेक्शन के अंदर लेते हैं। धारा 174 सीआरपीसी जो कि 194 हो गया है, धारा 180, धारा 200 या धारा 210। तो हमारा जो 174 पहले था अब हो गया है धारा 194। इसी के अंदर हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं जो कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाता है, हमारा साइन करता है उस पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है। क्वेश्चन 66, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कौन करता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेट या फिर राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके में, आपको पता होना चीज़ का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र या राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, अपील के मामलों में यदि सज़ा 7 साल से अधिक है तो अपील कहाँ होगी। सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के पास। तो अगर अपील अगर सज़ा 7 साल से अधिक है तो अपील कहाँ होगी, अपील होगी हमारी हाई कोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा उच्च न्यायालय है, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे हम BSA कहते हैं, उसके हम टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं और आपको पता है कि आपका जो नया कानून आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्वेश्चन इसमें इस बार के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। हमने उन क्वेश्चंस को एक लिस्ट तैयार कर ली है ताकि आपको एक जगह कंपाइलेशन मिल जाए उन क्वेश्चंस का, ताकि आप उनको रिवाइज़ कर पाओ। और अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो इन क्वेश्चन को आप एक जगह देख लो, ताकि आपका टाइम बहुत ख़राब ना हो, क्योंकि आपको पता है मूल विधि में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि वो क्वेश्चन वही क्वेश्चंस आएँ। तो हमने इससे पहले आपको BNS और अब हम BSA के क्वेश्चन करा रहे हैं। ये हमने टॉप 100 सीरीज़ करा ली है। इसके अलावा हमने आपको मॉक टेस्ट कराए हैं 3, प्रैक्टिस सेट कराए हैं लगभग 6-7 हर सब्जेक्ट के। आपको हमारे प्लेलिस्ट में हर चैनल की सारे आपके जैसे सब्जेक्ट हैं उन सबके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉप 100 को मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, GS मिल जाएगा, GK मिल जाएगा। तो वो जाके विजिट कर सकते हो कोई भी इंपॉर्टेंट तैयारी करने के लिए और अपना प्रैक्टिस सेट कराने के लगाने के लिए या फिर मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 से 100 करेंगे, जो कि हमारे BSA से हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट स्पष्ट रूप में क्या शामिल किया गया है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट की नई परिभाषा आई है, आपकी जो परिभाषा डॉक्यूमेंट की है उसमें हमने स्पष्ट रूप से क्या शामिल कर लिया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर A केवल भौतिक कागज, ऑप्शन नंबर B इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स जैसे ईमेल, सर्वर लॉग्स, स्मार्टफोन संदेश, या फिर ऑप्शन नंबर C केवल सरकारी मुहर वाले कागज, या ऑप्शन नंबर D केवल अदालती आदेश। तो मैंने आपको जब प्रैक्टिस कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपकी परिभाषा इसमें दे रखी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इसमें 2D जिसकी परिभाषा है, जिसे हम फैक्ट दस्तावेज, जिसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो इसमें जो आपकी परिभाषा है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जैसे ईमेल, सर्वर लॉग्स, स्मार्टफोन संदेश, इनको एकदम स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो B है वो इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन नंबर B पे ही टिक लगाना है अपने इस क्वेश्चन के लिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है तथ्य यानी कि जो फैक्ट होते हैं इसकी परिभाषा में क्या क्या आता है। देखते हैं। केवल वह जो देखा जा सके, भौतिक और मानसिक दोनों दशाएं, केवल मौखिक बातें, या फिर केवल विशेषज्ञों की राय। तो जो फैक्ट होता है यानी कि तथ्य, उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, भौतिक और मानसिक दोनों आती हैं, यानी कि फिजिकल फैक्ट भी और मेंटल फैक्ट भी। तो ऑप्शन नंबर B हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है आपके प्रैक्टिस सेट में, मैंने क्वेश्चन सब कराए हैं, वही रिपीट हो रहे हैं इसमें। कुछ इसमें एकदम नए क्वेश्चन हैं जो कि हमने बहुत ध्यान से बनाया है इसको, जैसे आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में कभी बार आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का कहता है कि उसने खा यानी कि B, A कहता है कि उसने B को गोली मारते हुए देखा है C को। यह साक्ष्य किस प्रकार का है? परिस्थिति निजजनक साक्ष्य यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य है, हेयरसे एविडेंस यानी कि श्रुति साक्ष्य है, या फिर द्वितीयक साक्ष्य है। तो आपको पता है कि B जो है यहाँ पे आई विटनेस हो गया। इसने बोला कि मैंने देखा है, A ने बोला कि मैंने B को देखा है C को मारते हुए, तो A इज़ अ आई विटनेस, तो ये डायरेक्ट एविडेंस हो जाएगा यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 रिलेवेंट फैक्ट्स यानी कि ससुगन तथ्य, जिसे हम रिलेवेंट फैक्ट्स कहते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में वर्णित है, यानी कि कौन से अध्याय में आते हैं ये? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या अध्याय 4। तो आपको बताना है कि जो रिलेवेंट फैक्ट है इनका अध्याय कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए। हालांकि धारा 3 से धारा 50 ये जो पुराना वाला दे रखा है, नहीं, ये जो आपका BSA में दे रखा है, तो ये जो सेक्शन नंबर आपका अध्याय चैप्टर 2 है, इसके अंदर ही आपका रिलेवेंट फैक्ट आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। रिलेवेंट फैक्ट जो है हमारा धारा 3 से धारा 50 आता है, जो कि पहले धारा 5 से 55 के आसपास था हमारे एविडेंस एक्ट में। तो इसका ऑप्शन नंबर B जो है वो सही उत्तर है, ये आपको मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 72 हेयरसे साक्ष्य यानी कि हेयरसे एविडेंस। आपको पता है कि हेयरसे एविडेंस क्या होता है? हेयरसे एविडेंस वो होता है जो हमने किसी की आंखों से देखा नहीं, बट हमने किसी और के मुंह से सुना है। जैसे C ने बोला कि उसको D ने बताया था कि
एक गोली बी ने मारी थी, किसी ने देखा नहीं, बट ये सुनी सुनाई बात है, तो ये क्या हो जाएगा, हेयर्स एविडेंस। सुनी सुनाई बात अदालत में हमेशा मान्य होती है, सामान्यता मान्य नहीं होती, कुछ उपवादों को छोड़कर केवल पुलिस के सामने मान्य है, केवल लिखित रूप से मान्य है। तो जो हेयर्स एविडेंस होता है, ये सामान्यता जो होती है मान्य नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट में इसको नहीं मानते हैं। कुछ उपवाद हैं, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, कोई मरने के समय किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसको छोड़ के कुछ ऑप्शंस के जो हैं एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन ये सामान्यता मान्य नहीं होती। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 73, डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मृत्युकालिक कथन, मरने वाले का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत सुसंगत है। यानी कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जो पहले हमारा एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 था, अब इसका नया सेक्शन जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखें, धारा 26, धारा 45, धारा 60 या धारा 80। तो इसका सही जो उत्तर है वो धारा 60 हो जाएगा, यानी कि धारा 26 जो है इसका वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो पहले 32 था अब हो गया है 26। क्वेश्चन नंबर 74, मरते समय कहता है कि मुझे यानी कि बी ने जहर दिया है, ठीक है, की मृत्यु हो जाती है, क्या उसका बयान अदालत में सबूत है। ऑप्शन देखते हैं, नहीं, क्योंकि वह गवाही देने के लिए जीवित नहीं है। हाँ, मृत्युकालिक कथन यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में धारा 26 में। सी, केवल यदि मजिस्ट्रेट ने सुना हो, या केवल यदि डॉक्टर ने सुना हो। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन होता है यानी कि मृत्युकालिक कथन, ये कोर्ट में एडमिसिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 75, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कन्फेशन यानी कि सस्वीकृति का अदालत में क्या महत्व है। अगर कोई भी कन्फेशन या कोई भी अपराधी ने अपना जो कथन है वो पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, उसे कन्फेशन कहते हैं, तो उसका क्या महत्व होता है। ऑप्शन देखते हैं, वह व्यक्ति के खिलाफ साबित की सकती है, वह साबित नहीं की सकती, वह आधा सबूत है, केवल हत्या के मामलों में साबित की होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो कन्फेशन है अगर आपने पुलिस के सामने दे दिया है तो वो कोर्ट में सामान्यता क्या होती है वो नहीं मानी जाती। लेकिन अगर उस कन्फेशन से कोई प्रोडक्शन हो गया, यानी कि आपने पुलिस को बताया कि मैंने बी का कत्ल करा है और मैंने उसका जो चाकू है जिस हथियार से मैंने उसका कत्ल करा था वो मैंने अपने घर के बेड के नीचे छुपा रखा है, और अगर पुलिस ने उस चाकू को वहाँ से रिकवर कर लिया तो ये बात कोर्ट में एडमिसल होगी कि आपकी बात पे चाकू मिला है, जिससे आपने उसका कत्ल करा था वो चाकू मिल गया है। तो इतना पार्ट होता है वो आपके कोर्ट में एडमिसिबल हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा, वह साबित नहीं की सकती। लेकिन अगर उससे कुछ प्रोडक्शन हुआ है यानी कि बरामदगी हुई है उससे कुछ, तो वो पार्ट एडमिसिबल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 76, आरोपी द्वारा दी गई जानकारी पर यदि कोई वस्तु जैसे हत्या का हथियार, यही जो मैंने आपको बताया था ऊपर, बरामद होती है तो उसकी जानकारी का कितना हिस्सा साबित किया सकता है। पूरा बयान साबित करा सकता है, कोई भी नहीं, केवल उतना हिस्सा जो बरामदगी के स्पष्ट रूप से संबंधित है। हाँ, यही उत्तर सही है, केवल उतना हिस्सा जो उसके प्रोडक्शन से संबंधित है, यानी उसकी बरामदगी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही उत्तर होगा। मैंने आपको ऊपर यही समझाया था। क्वेश्चन नंबर 77, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा किस धारा में दिया गया है। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, जैसे कि आपका सीसीटीवी फुटेज हो गई, या क्या यानी आपका मोबाइल में जो कुछ रिकॉर्डिंग हुई उसकी वो हो गई, तो इसको हम प्राइमरी एविडेंस में किस दूसरा दर्जा दिया गया है, किस सेक्शन में दिया गया है। धारा 61, 62, 65 या 70, ये आपको इसका बताना है ऑप्शन कि क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धारा 62। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट को अदालत में पेश करने के लिए प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट किस धारा के तहत अनिवार्य है। धारा 63, धारा 70, धारा 80 या धारा 90। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स में रिपीट होता है क्योंकि ये आजकल बहुत यूज़ होता है। आपको पता है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का ज़माना है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत चांस रहते हैं, इसको आप मार्क कर लेना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धारा 63।
धारा 63 के अंदर अब जो आपको, अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देना है तो उसके पहले आपको उसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, यानी कि उसका प्रमाण पत्र कि जो हम डिवाइस दे रहे हैं इसकी कंडीशन सही है, सही से काम कर रहा है, इसको देख कौन रहा है, ये सब उसमें मेंशन होता है। इसके बिना आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में मान्य नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन 79 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। का और खा पर एक साथ हत्या का मुकदमा चल रहा है। का अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि खा भी मेरे साथ था। क्या का बयान खा के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? यानी कि ए और बी, मान लीजिए इन्होंने एक मर्डर करा सी का, बी ने कोर्ट में बोल दिया कि मैंने, ए और बी ने ही, हम दोनों ने मिलकर सी का मर्डर करा चाकू से। तो क्या बी का जो कथन है इसके खिलाफ तो यूज हो सकता है, क्या वो ए के खिलाफ भी यूज हो सकता है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। हाँ, सह आरोपी का की संस्वीकृति के रूप में, नहीं, कभी नहीं, केवल तब जब खा मान ले, या फिर केवल डकैती में। तो इसका आपको सही बताना है उत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाँ, सह आरोपी की कन्फेशन के रूप में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि बी अपने आप को भी उस पार्ट में शामिल करे। ऐसा ना हो कि बी सिर्फ ये बोल दे कि मैंने तो इतना करा था लेकिन के ने और ज़्यादा कर दिया। कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो इसमें आरोप होगा वो सेम लेवल का होना चाहिए। ये नहीं कि बी बोले सिर्फ मैं तो सिर्फ चाकू पकड़ खड़ा रहा था और ए ने चाकू भोग दिया पूरा अंदर। इसमें जो लेवल होता है वो दोनों का मैच करना चाहिए, दोनों ही इसमें क्राइम में अंदर इक्वल पार्टिसिपेंट होने चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, हाँ, सह आरोपी के कन्फेशन के रूप में इसको हम कोर्ट में मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे डॉक्टर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, किस धारा के तहत सुसंगत हैं? धारा 45 या नई धारा 39, धारा 50, धारा 60 या धारा 70? तो जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो हमारा सेक्शन 45 पुराना था और नया वाला सेक्शन 39 के अंदर इसको सुसंगत करा गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 81 ओरल एविडेंस, यानी कि मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष डायरेक्ट होना किस धारा के अनिवार्य है? यानी कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। कौन सी धारा ये कहती है? धारा 50 कहती है, धारा 57 कहती है, धारा 80 कहती है कि धारा 90 कहती है? तो इसका आपको उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 57। क्वेश्चन 82 सबूत का भार, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ सामान्यतः किस पर होता है? यानी कि किसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है कि मेरे साथ ये गलत काम हुआ है और मेरी सुनवाई हो? अभियोजन पक्ष को, आरोपी पर होता है, जज पर होता है, या पुलिस पर होता है? तो दोस्तों जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं उनमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, यानी कि सबूत का भार, वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, यानी कि अभियोजन पे होता है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, जैसे रेप का केस हो गया, अलग केस होते हैं जो उनमें ये अक्यूज़ के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन ये रेयर होता है। जो सामान्यता होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर, यानी कि अभियोजन पक्ष के ऊपर होता है। उसे ही साबित करना पड़ता है कि जो एक्यूज़ है, यानी कि जो आरोपी है, उसने कुछ गलत करा है। तो ये क्या इसका उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोसिक्यूशन, यानी कि अभियोजन पक्ष। क्वेश्चन 83 विबंध, यानी कि स्टॉपल का सिद्धांत किस धारा में दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 115, यानी कि नई धारा 121, धारा 120, धारा 130 या धारा 140? तो स्टॉपल का प्रिंसिपल जो है वो धारा 121 नए वाले सेक्शन में दे रखा है। क्वेश्चन 84 का जानबूझकर खा को या विश्वास दिलाता है कि ज़मीन उसकी है, ठीक है, और खा उसे खरीद लेता है, बाद में का मुकर नहीं सकता, यह कौन सा सिद्धांत है? दोस्तों अगर सिचुएशन को समझें तो ए ने बी से बोला कि ये ज़मीन जो है तुम्हारे घर के पास ये मेरी है। बी को अच्छी लगी, बी ने कहा चलो मुझे अच्छी लगी है, तुम्हारी ही है, तो बोलता हाँ मेरी ही है। बी ने उसको ख़रीद लिया, लेकिन अब मालूम पड़ा कि ये ज़मीन ए के भाई की है, ए की नहीं है। तो क्या अब बी इसको, ए इसको देने से मना कर सकता है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा नहीं, क्योंकि वो उसको देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर जो है स्टॉपल यानी कि विबंध का सिद्धांत लागू हो गया है। क्योंकि उसने उसको पहले सब कुछ पूरा ओके कर दिया था कि तुमने, ये ज़मीन मेरी ही है। तो बी ने इसको पूछा कि बार बार कि ज़मीन तुम्हारी ही तो मैं ले लूँगा। तो बी ने बोला हाँ ये ज़मीन मेरी ही है, तुम इसे ले लो। बी ने उसको देकर ले लिया, लेकिन बाद में वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा, ये ज़मीन मेरी है ही नहीं।
ये तो मेरे भाई की है। लेकिन जब उसने वो सब, जब उसको पूरा विश्वास दिला दिया था तो उससे वो उस चीज़ से वो पीछे नहीं हट सकता। तो ये जो सिद्धांत होता है इसे हम कहते हैं विभंग का सिद्धांत, यानी कि एस्टॉपेल। हालांकि ये आपके एग्जाम के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, सह अपराधी यानी कि अकम्प्लिस एक सक्षम गवाह है या किस धारा में है, यानी कि जो सह अपराधी होता है वो किस धारा के अंदर एक सक्षम गवाह होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 138, धारा 140, धारा 150 या धारा 160। तो जो ये सह अपराधी का सिद्धांत है ये आपको मिल जाएगा धारा 138 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का। क्वेश्चन 86, पति और पत्नी के बीच में हुए संचार को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया सकता या किस धारा में है। दोस्तों ये जो पति पत्नी के बीच में हो गया, डॉक्टर और उसके पेशेंट के बीच में हो गया, एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में हो गया, ये सब प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती हैं और इनको कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। इनको आप कन्फेशन, इनको मतलब आप कोर्ट में नहीं ला सकते। तो ये जो प्रिंसिपल है धारा 125 के अंदर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 87, वकीलों और उनके मुकिलों के बीच की बातचीत यानी कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किस धारा के तहत संरक्षित है। धारा 129, धारा 135, धारा 145 या धारा 155। तो दोस्तों जो जैसे मैंने आपको बताया ये सब प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती हैं और ये प्रोटेक्ट होती हैं, यानी कि इनको आप कोर्ट में नहीं स्थापित कर सकते। तो धारा 129 के अंदर वकीलों और उनके मुकिलों की बातचीत प्रोटेक्टेड होती है। धारा 88, क्वेश्चन 88, लीडिंग क्वेश्चंस यानी कि सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में हमेशा पूछे जा सकते हैं। विरोधी पक्ष की आपत्ति होने पर न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं पूछे जा सकते। केवल पुलिस पूछ सकती है या पूछना अनिवार्य होता है। दोस्तों लीडिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में होता है, यानी कि वो लीड करते हैं। वो क्वेश्चन कब पूछे जा सकते हैं ये पूछा गया इसमें। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा विरोधी पक्ष की आपत्ति होने पर न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं पूछा सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये पुराने सेक्शन 141 एविडेंस एक्ट में था लीडिंग क्वेश्चन का। अब शायद 160 के आसपास का सेक्शन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। क्वेश्चन 89, क्रॉस एग्जामिनेशन में सूचक प्रश्न पूछा सकते हैं। हाँ, नहीं पूछा सकते। केवल जज पूछ सकता है या केवल गवाह की मर्जी से पूछा सकते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, रिफ्रेशिंग मेमोरी यानी कि स्मृति ताज़ा करना गवाह के लिए किस धारा के तहत अनुमत है। धारा 162 में है, धारा 170 में है, धारा 180 में है या धारा 190 में है। तो स्मृति को ताज़ा करना यानी कि रिफ्रेशिंग मेमोरी 162 के अंदर आपका दिया गया हुआ है। क्वेश्चन 91, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के डिजिटल हस्ताक्षर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर के बारे में अवधारणा प्रिजम्पशन किस धारा में है। धारा 73 में है, धारा 90 में है, धारा 100 में है या धारा 110 में है। तो अगर बात करें डिजिटल सिग्नेचर का जो प्रिजम्पशन है यानी कि अवधारणा, वो धारा 73 में दे रखा है आपका, जो ये कहता है कि डिजिटल सिग्नेचर भी मस्ट बी इक्विवेलेंट टू अ फिजिकल सिग्नेचर। क्वेश्चन 92, बलात्कार के मामलों में पीड़िता के शील यानी कि कैरेक्टर का साक्ष्य बचाव में प्रासंगिक नहीं है। यानी कि अगर कोई भी बलात्कार का केस चल रहा है तो उसमें आपका जो आपका विक्टिम है उसका कैरेक्टर आप कोर्ट में नहीं उठा सकते। यह किस धारा में दिया गया है। धारा 48, धारा 60, धारा 70 या धारा 80। दोस्तों इसका सही तो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धारा 48। यानी कि जो अगर रेप का विक्टिम है आप उसका कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन 93, का पर जो का है उस पे चोरी का आरोप है। अभियोजन पक्ष यह साबित करना चाहता है कि का चरित्र हमेशा बुरा रहा है। क्या ये साक्ष्य दिया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। हाँ, दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, नहीं, आपराधिक मामलों में पूर्व बुरा चरित्र सुसंगत नहीं है। केवल जज की मर्जी है, केवल पुलिस के सामने दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कोई भी क्रिमिनल केस अगर चल रहा हो, कोई भी क्रिमिनल केस हो तो उसमें हम आपराधिक मामलों में पूर्व बुरा यानी कि बैड कैरेक्टर का सबूत नहीं दे सकते। तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा दे रखा है वो सही है। हम किसी भी क्रिमिनल केस में पूर्व जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर है किसी अक्यूज्ड का वो सुसंगत नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर है।
क्वेश्चन 94, दहेज मृत्यु यानी कि डाउरी डेथ के मामले में अवधारणा प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ किस धारा में है? धारा 118, धारा 120, धारा 130 या धारा 140? इसमें क्या प्रिजम्पशन होती है कि यदि अगर कोई भी महिला की मृत्यु हो गई है और उसकी शादी को भी 7 साल के अंदर ही शादी हुई है, तो ये माना जाता है कि उसकी शादी जो अगर अननेचुरल डेथ है तो वो क्रुएल्टी के अंदर आती है, यानी कि जो आपका सेक्शन 80 होता है उसमें आ जाती है। तो ये जो धारा 118 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, उसके अंदर आती है, जो पहले हमारी धारा 113B थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 95, अदालती अभिलेखों में अवधारणा यानी कि प्रिजम्पशन एज टू कोर्ट रिकॉर्ड किस धारा में है? सेक्शन 79 में है, सेक्शन 85 में है, सेक्शन 95 में है या सेक्शन 105 में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेक्शन 79। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हमको पूरी करनी है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन 96, जीवन और मृत्यु की अवधारणा यानी कि प्रिजम्पशन एज टू लाइफ एंड डेथ किस धारा में है? धारा 110 में है, धारा 120 में है, धारा 130 में है या धारा 140 में है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो धारा 110 है, जिसमें आपको पता है कि प्रिजम्पशन एज टू लाइफ एंड डेथ यानी कि जीवन और मृत्यु की अवधारणा कब ले सकती है और कब नहीं ले सकती, ये धारा 110 में दे रखा है आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। क्वेश्चन 97, मृत्यु के 7 वर्ष बाद जीवित ना होने की अवधारणा किस धारा में है? धारा 111 में, धारा 115 में, धारा 125 में या धारा 135 में है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये बोलता है धारा 111 कि अगर कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष तक नहीं मिला है तो ये अवधारणा मान ली जाती है कि वो आप जिंदा नहीं है। जैसे कोई भी पति, जैसे एक व्यक्ति है जो कि लापता था और उसको लापता हुए 7 साल हो चुके हैं, तो अब ये अवधारणा मान ली जाएगी कि यह व्यक्ति अभी तक अब ये जीवित नहीं होगा। तो ये धारा 111 के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 98, गवाह की विश्वसनीयता पर प्रहार यानी कि इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस किस धारा में है? धारा 146, धारा 150, धारा 160 या धारा 170? दोस्तों ये जो इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस होता है ये इसलिए करते हैं ताकि कोई भी गवाह को हम कमज़ोर बना सकें कोर्ट के सामने। कैसे करते हैं कि अगर उसने पहले ये बयान दिया था और अब ये अलग बयान दे रहा है और इसका जो कैरेक्टर है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे कोर्ट में आता है गवाह देने, यानी कि एक हैबिचुअल विटनेस है और इस चौक विटनेस है, इसको पुलिस हमेशा पेश करती रहती है। तो ये जो होता है एक किसी भी विटनेस का क्रेडिट गिरा देता है, यानी कि उसकी विश्वसनीयता है उसे गिरा देता है। तो ये किस सेक्शन के अंदर दे रखा है ये पूछा गया हमसे। तो इसका सही उत्तर देखना है हमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये हमको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 158। हालांकि इसमें गलत दे रखा है, 158 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, गवाह के पूर्व बयान से विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ विटनेस बाय प्रीवियस स्टेटमेंट, ये किस धारा में है? ऑप्शन देख लेते हैं। धारा 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 150, धारा 160 या धारा 170 में दे रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि किस सेक्शन में ये दे रखा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धारा 147। इसमें वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर है धारा 147 बी से इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले 145 था। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि 2023 में कितनी धाराएं हैं टोटल? 167 हैं, 170 हैं, 200 हैं या 250 हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल कितनी धाराएं दे रखी हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसकी कुल धाराएं कितनी हैं।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 170 कुल धाराएं हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दे रखी हैं, जो कि टोटल धाराएं हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे BNS, BNSS और BSA के टॉप 100 क्वेश्चंस थे। इसके बाहर क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत कम है। अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखी हमारी तो ज़रूर देखिए। इस पर हमने प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और टॉप 100 क्वेश्चंस वन शॉट सब करा रखे हैं। इसके बाहर आपको मूल विधि में क्वेश्चन बहुत ही कम तरह से किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले ऐसे अपडेट मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।